अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर क्या होता है और इसकी डिटेल्स क्या हैं, ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको कल के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार एकदम 5 मिनट में शॉर्ट में रिवाइज़ कर रहा हूँ, ताकि कल की तमाम बातें जो है वो आपको दोबारा से याद आ जाए। ओके, देखिए कल हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, अगर उसको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम उसको लाते हैं तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू ई के बराबर। ओके, उसी तरीके से अगर हम कोई चार्ज पार्टिकल लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं, तो जब हम उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आएंगे तो उस वक्त उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है, और वो जो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था Q टाइम्स V बार क्रॉस B बार। ओके, ये हम लोगों ने कल देखा था, और साथ ही साथ हम लोगों ने फिर इसके डायरेक्शन वगैरह मालूम, यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स है इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए जो तरीका होता है तो वो हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था। आज हमको साइक्लोट्रॉन पढ़ना है, लेकिन साइक्लोट्रॉन को बेसिकली पूरी तरह से समझने के लिए एक बार फिर से ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स इसकी जो है वो एक बार देख लेते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका इंडक्शन B बार है और आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज Q है, और ये V वेलोसिटी के साथ में इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने इसको गुजार दिए, तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगी, और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी वैल्यू रहेगी Q टाइम्स V बार क्रॉस B बार। ओके, यहाँ पर V बार और B बार ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट है। ओके, ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट अगर हटा दिए तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, Fm इज इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। और अगर हमको मान लो कि मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लेना है तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमको साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा, और मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की 1 होती है। ओके, यानी साइन थीटा जो है वो आप याद रखो कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1 है, और ये उस वक्त होती है जब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि V और B एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, उनके बीच का एंगल 90 है, और ऐसी सूरत में मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा Q इंटू V इंटू B। ओके, इस फॉर्मूले पर से आप B जो है मैग्नेटिक इंडक्शन, उसके लिए यूनिट जो है वो बना सकते हैं। किस तरह से यूनिट आ जाएगी इसकी, आप देखो, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू, ये Q इंटू वी को इधर शिफ्ट कर देना पड़ेगा, ये हो जाएगा Fm अपॉन Q इंटू वी। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन का। अगर इस फॉर्मूले पर से हमको इसकी एसआई यूनिट अगर लिखना हो तो आप देखो, ऊपर फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट होगी न्यूटन, यहाँ पर चार्ज है उसकी यूनिट हो जाएगी कूलम, यहाँ पर वेलोसिटी है उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। तो अगर हमने इन सब को एक साथ अरेंज कर लिए तो इनकी, यानी B की जो एसआई यूनिट है वो बन जाएगी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकंड। जाहिर है ये सेकंड ऊपर आ जाएगा। ओके, और इस तरह से हमको एसआई यूनिट मिलेगी न्यूटन इंटू सेकंड पर कूलम इंटू मीटर। आप लोग देखो, ये एसआई यूनिट बन गई न्यूटन इंटू सेकंड पर कूलम इंटू मीटर। अब जनरली होता यह है कि ये जो यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन की, ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको यूज़ नहीं किया जाता, और इसीलिए इसको रिप्लेस किया गया है। मतलब ये जो न्यूटन सेकंड पर कूलम इंटू मीटर जो है, इसको रिप्लेस किया गया है टेस्ला से। ये वर्ड याद रखो आप लोग, टेस्ला जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, और ये एज ए यूनिट हम यूज़ करेंगे, यूनिट फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, यानी इस तरह से हमको एक चीज़ मिल गई यहाँ पे कि एसआई यूनिट ऑफ बी बार, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन की जो एसआई यूनिट है वो यूनिट हमारे पास क्या है, टेस्ला। ओके,
यहाँ पर एक और चीज़ याद रखो कि ये जो टेस्ला है इसको हम कई मरतबा वेबर पर मीटर के तौर पे भी ले सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर के तौर पर। ओके, इस तरह से। तो लेकिन फ़िलहाल आप इसको सिर्फ टेस्ला के तौर पर ही उसको याद रखो। ओके, तो एसआई यूनिट फॉर बी बार या मैग्नेटिक इंडक्शन की जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है। इसमें यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम टेस्ला के अलावा एक और यूनिट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वेबर पर मीटर स्क्वायर भी उसकी एक यूनिट है, लेकिन इसके अलावा एक यूनिट और भी है और वो है गॉज। यानी यहाँ पर गॉज जो है वो भी एक ऐसी यूनिट है जो आमतौर पे टेस्ला की जगह पर उसको रिप्लेस करके यूज़ किया जाता। और यहाँ पर आप याद रखो कि अगर हमको 1 टेस्ला की अगर वैल्यू लेना है तो 1 टेस्ला इज़ ऑलवेज इक्वल टू 10⁴ गॉज। ओके, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के अंदर ये 10⁴ यानी गॉज जो यूनिट होती है वो ज़्यादा यूजेबल होती है या ज़्यादा कन्वीनियंट होती है। ओके, लेकिन जब हम मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हम एसआई सिस्टम में ही सॉल्व करते हैं, इसलिए आप ये यूनिट टेस्ला जो है वो याद रखो। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की एसआई यूनिट टेस्ला है। ओके, चलो यहाँ पर ये मैग्नेटिक इंडक्शन वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। अब हमको देखना है साइक्लोट्रॉन, जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है। आप लोग देखो, एक टर्म जो यूज़ की जाती पार्टिकल एक्सेलरेटर, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लो पहले, फिर आपको साइक्लोट्रॉन समझने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं आएगी। पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्चुअली एक ऐसी मशीन होती है जो चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने का काम करती है। एक्सेलरेट करना मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ाना, उनकी फोर्स बढ़ाना, उनकी एनर्जी बढ़ाना। ओके, और उनकी जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनकी वेलोसिटी जो है, उनकी जो रफ्तार है वो बढ़ाते चले जाना। तो ऐसी जो मशीन है जो पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करे, जो पार्टिकल्स की एनर्जी को, उनकी वेलोसिटी को बढ़ा दे, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर। ओके, पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। दुनिया में 2 तरह के पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं। एक होता है लीनियर एक्सेलरेटर और एक होता है सर्क्यूलर या साइक्लिक भी बोल सकते हैं आप लोग उसको। तो लीनियर एक्सेलरेटर और सर्क्यूलर एक्सेलरेटर। एक बार मैं आपको एकदम शॉर्ट में लीनियर एक्सेलरेटर जो है वो बता देता हूँ कि वो होता कैसा है। आप लोग देखो, अगर आपने मान लो ये इस तरह से एक लंबा सा एक सिलेंडर लिए, ओके, और यहाँ पर इस जगह पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको आपने इसमें इंटर किए। जस्ट ऐसा इमेजिन करो कि आपने इस जगह पर यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स लगाए और ये जो प्लेट्स हैं तो ये निगेटिवली चार्ज हैं। तो होगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन निगेटिव प्लेट्स के अंदर अट्रैक्ट करेगा और अट्रैक्शन की वजह से वो यहाँ से जब गुजरेगा तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी। ओके, और ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए निगेटिव की तरफ उसका अट्रैक्शन होगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर आपने यहाँ पर इस जगह पर और इसी तरह से निगेटिव प्लेट लगाए तो वो पार्टिकल यहाँ से और ज़्यादा स्पीड से इधर गुजरेगा। और जब आप इस तरह से बहुत सारे ऐसे निगेटिव प्लेट्स का ऐसा सेट लगाते चले जाएंगे एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, तो आप देखेंगे कि ये पार्टिकल जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो उस वक्त उसकी स्पीड कई गुना ज़्यादा बढ़ी होगी। वो बहुत तेज़ी के साथ एक्सेलरेट करते हुए जाएगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा तेज़ है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उस पार्टिकल की वो बहुत ज़्यादा होगी। ओके, इस तरह की ये जो मशीन होती है इसको बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर पार्टिकल को ऐसे लीनियर मोशन में एक सीधी लाइन के अंदर जो है उनको एक्सेलरेट करने का काम करता है, उनकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। ओके, ये हो गया लीनियर एक्सेलरेटर की बात। ऐसा ही एक एक्सेलरेटर जो है वो सर्क्यूलर भी हो सकता है। सर्क्यूलर एक्सेलरेटर जो है वो पार्टिकल को गोल घुमाकर, मतलब सर्कल्स में घुमाकर उनकी स्पीड को बढ़ाएगा और इसीलिए हम उसको सर्क्यूलर एक्सेलरेटर कहेंगे। ओके, यहाँ पर आप याद रखिए कि साइक्लोट्रॉन जो है, साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर जो है वो एक्चुअली सर्क्यूलर एक्सेलरेटर ही है। ओके, वो पार्टिकल्स को गोल घुमाकर, सर्कल्स में घुमाकर जो है वो एक्सेलरेट करता है। अब साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या चीज़ है, तो उसका सबसे पहले तो आप पहला जो पॉइंट है उसके लिए
वो आपको उसका प्रिंसिपल समझना है कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या होता है। आप लोग इसमें एक चीज़ ध्यान में रखो, मान लो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, सपोज करो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और एक आप मैग्नेटिक फील्ड ले लो। अब जैसा आप इस फिगर में देख रहे हो, मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लिया हूँ, यानी उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अब ऐसी सूरत में अगर आप एक आधा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर लेते हैं और उसको इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर उसको डालते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब यहाँ पर ये ऐसे इस तरह से आप डालते हैं, अब जाहिर है इस तरह से डालो या उधर से इधर डालो एक ही बात है, ओके। तो जब आप एक पार्टिकल को यहाँ डालोगे ऐसे परपेंडिकुलर टू ई बार एंड बी बार बोथ, दोनों को परपेंडिकुलर, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इस फील्ड के अंदर वो कभी ऐसे लीनियर मोशन नहीं कर पाएगा, बल्कि वो जो पार्टिकल है वो इस इलाके के अंदर सर्क्यूलरली वो घूम जाएगा, वो उसके अंदर एक डिफ्लेक्शन आ जाता, एक ऐसी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती जिसकी वजह से वो गोल घूमना शुरू कर देता, ओके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस तरह से घूमेगा और घूमकर ये इस तरह से वो सर्कल कंप्लीट करता जाएगा, यानी इस तरह से वो सर्कुलर अंदाज में वो घूमेगा यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बेसिकली ये जो चीज़ है यही इसका प्रिंसिपल है, यानी हम साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ये कह सकते हैं कि अगर बरकी मैदान और मैग्नातीसी मैदान एक दूसरे पर उमूदन हो और इस उमूदी बरकी मैदान और मैग्नातीसी मैदान के इलाके में एक आधा अगर चार्ज पार्टिकल अगर आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आमतौर पर, तो वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो उस इलाके में आकर दायरवी अंदाज में उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है, दायरवी अंदाज में वो इन्हिराफ करने लगता है या दायरवी अंदाज में उसका डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये जो चीज़ है ये साइक्लोट्रॉन का बेसिक प्रिंसिपल या ये उसका बुनियादी उसूल है, ओके। अब हमको देखना है कि साइक्लोट्रॉन की बेसिकली बनावट कैसी होती है, मतलब ये बना हुआ कैसे होगा। तो यहाँ पर हम इसको इसकी जो ओरिजिनल जो फिगर है पहले उसको एक बार हम देखते हैं। आप देखो इसके अंदर सबसे पहले हम एक बड़ा सा एक मैग्नेट लेंगे, मान लो कि इस मैग्नेट का ये एन पोल है, ओके, और एक उसी से पैरेलल वे में यहाँ पर एक दूसरा बड़ा सा मैग्नेट लेंगे और ये इसका एस पोल है। अब आप गौर से देखो, अगर एक नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट और एक साउथ पोल वाला मैग्नेट है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसी रहेगी इस तरीके से, ओके, यानी ऊपर से नीचे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। अब हमको एक काम करना है, ये जो दोनों के बीच का ये जो रीजन है यहाँ पर हम एक सिलेंडर लेंगे, ओके। अब अगर आपको यहाँ पर इस जगह पर एक सिलेंडर अगर लेना है तो आप सिलेंडर को ये इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो। आप देखो, सब गौर से देखना इसको कि यहाँ पर इस जगह पर मैंने एक ऐसा इस जगह पे एक सिलेंडर लिया हूँ। अब इस सिलेंडर को हम बीच में से ऐसा खड़ा कट करके दो टुकड़ों में उसको डिवाइड कर देंगे, ओके। अब आप देखो, इसको अगर आपको खड़ा कट करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, मान लो मैंने इस सिलेंडर को यहाँ से इस जगह पर कट कर दिया और इसको ये ऐसा कर दिया हूँ, ओके। ऐसा ही मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा इस जगह पर। तो ये मैंने इसको कट किया और कट करने के बाद अब अगर आपको अगर क्लियरली अगर आप इसको इमेजिन कर रहे हो तो आप लोग देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का डिज़ाइन आपको उसके अंदर दिखेगा, ओके। मतलब इस सिलेंडर के एक्चुअली यहाँ पे दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये वाला है इधर ऐसे, इधर वाला ये वाला पार्ट, ओके, और एक टुकड़ा ये बैक साइड में। अब और जाहिर सी बात है ये दोनों जो दो यानी दो जो सेमी सिलेंडर जो बन गए, यानी एक बड़े सिलेंडर के दो टुकड़े जो हो गए, तो अगर आप इसको ऊपर से अगर आप देखते हैं तो आपको इसका शेप ये ऐसा दिखेगा, इस अंदाज में एक ऐसा उल्टा डी जैसा नज़र आएगा, कैपिटल लेटर का डी, और एक ऐसा सीधा कैपिटल लेटर वाला डी नज़र आएगा, ओके। आपको ये सिर्फ देखना है, इमेजिनेशन आपका होना चाहिए कि आप किस तरह से इसको देख पा रहे हो, ओके। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो दो हमने यहाँ पे सेमी सिलेंडर ले लिए,
जो कि दोनों भी कैपिटल डी के स्टाइल में है, एक सीधा डी और एक उल्टा डी ऐसा। इन दोनों के बीच में यहाँ पर हम इस जगह पर यहाँ पर एक हम ऑसिलेटर लगाएंगे, एसी ऑसिलेटर, यानी अल्टरनेटिंग करंट का ऑसिलेटर लगाएंगे। ये जो अल्टरनेटिंग करंट का जो ऑसिलेटर हम यहाँ लगाएंगे उसका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। यानी आप उसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है इसके ज़रिए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो अल्टरनेटिंग नेचर की हो, जो बदलती हो, जो बार बार अपनी पोलैरिटी को बदलने वाली हो। ओके, तो ये दोनों डी के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। अब आप इमेजिन करो कि अगर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रहेगी। ओके, मतलब एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऐसी बताना पड़ेगा, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी बनेगी, ऐसी इस ये डायरेक्शन के अंदर। चलो मैं उसको ऐसे बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ऑलरेडी ये जो ग्रीन कलर से मैंने पहले आपको बताया था वो मैग्नेटिक फील्ड थी। ओके, ये ग्रीन कलर में जो चीज़ है तो ये मैग्नेटिक फील्ड है। आपको शायद क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की डायरेक्शन में है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी उनके बीच का जो एंगल है वो 90 का एंगल बना। मैग्नेटिक लाइंस जो है वो ऐसी हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी है। इसका मतलब जो रीजन यहाँ पर तैयार हो गए ये दोनों डीज के बीच में, ये जो दोनों जो हाफ सिलेंडर्स हैं, सेमी सिलेंडर्स जो हैं, इनके बीच का जो इलाका है वहाँ पर मैग्नातीसी मैदान और बरकी मैदान दोनों आपस में उन्मूलन हो गए हैं। ओके, क्लियर? इतना डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि हम इसके अंदर आगे क्या करने वाले हैं, तो उसको आप एक बार पहले समझ लो। देखो, इसमें सबसे पहली जो बात है वो ये है, पहले मैं यहाँ पर उसका दोबारा से वही स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो बना देता हूँ। आप देखो, मान लो कि यहाँ पर ये इस तरह से एक लेफ़्ट साइड वाला डी है और इस जगह पर ये ऐसा राइट साइड वाला डी है। ओके, ये इसको हम D1 का नाम दे देते, इसको हम D2 का नाम दे देते। ओके, और जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि ये दोनों जो डीज हैं तो इनको हम कनेक्ट करेंगे एसी ऑसिलेटर के साथ में। तो इस जगह पर यहाँ पर हमने एसी ऑसिलेटर लिया है जिसका काम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है, और वो भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि इसकी एक बार पोलैरिटी जो है वो इधर पॉजिटिव रहेगी तो इधर निगेटिव, और फिर अगले ही पार्ट में इधर पॉजिटिव हो जाएगी और इधर निगेटिव। ओके, मतलब प्लस और माइनस की जो पोलैरिटी है वो बार बार इन दोनों में बदलेगी। एक बार वो D1 को पॉजिटिव बनाएगा, जब D1 पॉजिटिव रहेगा तो D2 निगेटिव बन जाएगा, और थोड़ी देर के बाद फिर D2 पॉजिटिव हो जाएगा तो D1 जो है वो निगेटिव। यानी अल्टरनेटिंग नेचर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई करे। जाहिर है जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी बनेगी। ओके, अब आप इसमें एक चीज़ देखो कि हम यहाँ पर ये जो सेंटर है इस जगह पर हम एक ऐसा मटेरियल रखेंगे, एक ऐसा सोर्स रखेंगे जो पॉजिटिव पार्टिकल को प्रोड्यूस करे। ओके, मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए P रख देता हूँ। P मतलब P इज़ द सोर्स ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल। और इमेजिन करो कि यहाँ से P पार्टिकल जो है वो इजेक्ट कर, इसने P पार्टिकल को निकाला। जब यहाँ से P में इसमें से जब पॉजिटिव पार्टिकल जब निकलेगा तो उस वक्त D1 और D2 में से कोई तो भी एक D जो है वो पॉजिटिव रहेगा और एक निगेटिव। ओके, सपोज करते हैं कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो होगा ये कि इसमें से निकलने वाला जो पार्टिकल वो इधर जाएगा, इधर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसा मैंने बनाया हूँ स्ट्रेट लाइन में, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा बल्कि वो ऐसा थोड़ा सा कर्व स्टाइल में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। वो दायरानुमा अंदाज में निकलेगा। ओके, दायरा जैसे अंदाज में यहाँ से निकल कर ऐसा जाएगा इस अंदाज में। लेकिन होगा ये कि इधर आने के फौरन बाद जब वो इधर आएगा उस वक्त ये पोलैरिटी बदल जाएगी, और अगर ये पोलैरिटी बदलती है, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है और उस वक्त ये निगेटिव हो जाता है, और क्योंकि ये पार्टिकल तो पॉजिटिव है इसलिए ये वाला जो डी है पॉजिटिव, ये उसको लौटने का काम करेगा, ये उसको रिपेल करेगा, और जैसे ही उसको रिपेल करेगा वो यहाँ से निकल कर इधर जाएगा, क्योंकि इधर निगेटिव डी है, पॉजिटिव पार्टिकल इधर जो है अट्रैक्ट होगा और इस तरीके से वो इधर जाएगा। अब वो पार्टिकल इधर आ गया, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑसिलेटर जो होता है एसी ऑसिलेटर, इसकी फ्रीक्वेंसी ही कुछ ऐसी होती है कि जब पार्टिकल इधर आता तो उस टाइम पर इधर की पोलैरिटी चेंज हो जाती।
ओके, बिल्कुल उसी टाइम पर वो ही वक्त पर पोलैरिटी फिर से चेंज होंगी, ये पॉजिटिव बनेगा और उस वक्त ये निगेटिव, और इस तरह से ये पार्टिकल घूमकर इधर आ जाएगा, क्योंकि ये रिपेल करेगा तो ये अट्रैक्ट करेगा उस वक्त, तो वो पार्टिकल घूमकर इधर आ गया। लेकिन फिर से वही वाली कहानी रिपीट होंगी, जब ये पार्टिकल इधर आएगा उस वक्त फिर ये पॉजिटिव बनेगा और उस वक्त ये निगेटिव बन जाएगा, नतीजे में पार्टिकल यहाँ से वापस दूर भागेगा इधर। ओके, इस तरह से हो जाएगा। फिर जब ये पार्टिकल इधर आएगा ये साइड में, उस वक्त फिर ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव बनेगा, पार्टिकल ने वापस इधर आना है इस तरह से। और अब आप एक चीज़ देखो, बार बार जब ये पॉजिटिव और निगेटिव पोलैरिटी इसके बीच में चेंज होती रहेगी तो ये पार्टिकल इस इलाके के अंदर ये इस तरीके से ऐसे सर्कल के बाद सर्कल बनाते जाएगा, उसका सर्कल जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि लगातार हर मर्तबा उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है, हर मर्तबा उसकी स्पीड बढ़ रही है। ओके, तो ऐसा बढ़ते जाएगा और बार बार उसके बहुत सारे ऐसे सर्कुलर पाथ जो है वो कंप्लीट होंगे, इनको हम स्पायरल पाथ कहते हैं। ओके, ये एक तरह से स्पायरल, जैसे वो बाइंडिंग, स्पायरल बाइंडिंग आपने देखा होगा स्प्रिंग के जैसी होती है, तो उस तरह का शेप यहाँ पे बन रहा है, तो इसको स्पायरल पाथ कहेंगे। होता यह है कि जब ये अपने आखिरी राउंड में आता है तो उस वक्त हम यहाँ पर इस जगह पर एक खिड़की होती है, जिसको आमतौर पर W से जाहिर करेंगे, उसे विंडो कहेंगे। और आखिरी राउंड के दौरान होता यह है कि वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा, जब वो बहुत एक्सेलरेट हो जाता, बहुत ज़्यादा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती, तब वो इस विंडो में से निकलकर ऐसे सीधे चले जाता। ओके, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला होता नहीं है वहाँ पर, वो फुल स्पीड में बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, बहुत ज़्यादा रफ्तार और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ वो बाहर आता। और जब वो बाहर आता है तो यहाँ पर इस जगह पर एक मेटल टारगेट रख दिया जाता है, वो उस मेटल टारगेट से आके टकरा जाता। टकराने के बाद वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस होती, और यही ये जो मशीन जो तैयार की है साइक्लोट्रॉन, तो उसका मकसद भी यही था कि एक ऐसा पार्टिकल लिया जाए, चार्ज पार्टिकल, जिसको गोल गोल घुमाकर जो है अलग अलग सर्कल्स के अंदर घुमा घुमा कर उसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट किया जाए, और जब वो फुल्ली एक्सेलरेट हो जाए, बहुत ज़्यादा जब उसकी रफ्तार बढ़ जाए, उस वक्त फिर उसको लाकर टकरा दिया जाए किसी टारगेट से। जिस टारगेट से वो टकराएगा तो वो टारगेट पर वो वहाँ पर वो न्यूक्लियर रिएक्शंस करेगा, और उसी न्यूक्लियर रिएक्शंस के ज़रिए हम अलग अलग टाइप के न्यूक्लियर आइसोटोप्स जो हैं वो बना पाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सारे मतलब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो उसकी हम स्टडी कर पाएंगे इसके ज़रिए। ओके, ये थी कहानी साइक्लोट्रॉन मशीन की। ये एक एक्सेलरेटर है। आप यहाँ पर इतना याद रखो कि ये जो साइक्लोट्रॉन जो मशीन है, ये जो एक्सेलरेटर है, इसको 1934 में 1934 में दो अलग अलग साइंटिस्ट ने इसको बनाए थे। उनमें से एक का नाम है लॉरेंस, और दूसरा जो साइंटिस्ट हैं तो उनका नाम है लिविंगस्टोन। ओके, ये दोनों जो साइंटिस्ट हैं, इन लोगों ने 1934 में इस मशीन को तैयार किया था, और उन्होंने ये मशीन सिर्फ इसलिए तैयार किए थे ताकि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है उसकी स्टडी किया जा सके। यहाँ पर आप याद रखो कि इस मशीन के ज़रिए जो चार्ज पार्टिकल जो निकलता है तो उसकी एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में होती है, यानी बहुत ही ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल जो है वो इसके ज़रिए बनाया जा सकता है। ओके, यहाँ पर अब एक नज़र आप उस डायग्राम पर भी डाल दीजिए जो हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है। जैसा आप देख रहे हैं इस टेक्स्ट बुक के अंदर, इस डायग्राम में आपको ग्रीन कलर के दो डीज दिखाए गए हैं, ऊपर D1 नीचे D2। इन दोनों को एक AC जो है अल्टरनेटिंग करंट का एक सोर्स जो है ऑसिलेटर वो लगाया गया, और P जो है वो हमारा वो सोर्स है, वहाँ से एक चार्ज पार्टिकल निकला और वो अलग अलग सर्कल्स में घूमता हुआ अल्टीमेटली वो विंडो से बाहर निकल गया। ओके, तो चलो ठीक है, ये थी कहानी साइक्लोट्रॉन के बनावट की, और उसके मतलब उसका जो तरीका कार जो होता है, उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब हमको देखना है साइक्लोट्रॉन की कंप्लीट इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, मतलब साइक्लोट्रॉन की थ्योरी हमको देखना है कि इस थ्योरेटिकली हम इसको कैसे करेंगे और इसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ सकते हैं। ओके,
तो चलो शुरू करते हैं। आप देखो, सबसे पहली चीज़ इस पर्टिकुलर केस में वो ये है कि हमने एक पॉजिटिवली चार्ज एक पार्टिकल लिया है, मान लो कि वो चार्ज प्लस क्यू है, और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलाके में हमने उसको डाले। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने उसको डाला है तो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर ऐड करेगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर ऐड करेगा, उस मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा एफ एम बार इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी बार क्रॉस बी बार। ओके, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कल के लेक्चर में भी देखा था, आज भी मैंने आपको ये रिवाइज करके बताया था। ओके, अब हम एक काम करते हैं, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन थीटा। ओके, और अब यहाँ पर आप एक चीज़ ऐसा समझ लो कि जब हम कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो राइट एंगल पर ही इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब उमूदी अंदाज में। और क्योंकि हम उसको उमूदी अंदाज में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इसलिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, और जब आप थीटा को 90 डिग्री लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर बनेगी वो हो जाएगी Q इंटू वी इंटू बी के बराबर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। आप याद रखो, ये मैग्नेटिक फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी जो उस चार्ज पार्टिकल पर ऐड करेगी। ओके, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आप एक काम करो, इस पर्टिकुलर फिगर पर आप नज़र डालो। आप देखो, जब हम एक चार्ज पार्टिकल को एक उमूदी मैग्नेटिसी मैदान में, यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में जब उसको डालेंगे तो होगा ये कि उसके ऊपर एक फोर्स ऐड करेगी। ये वाली फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स एफ एम है, ये उसके ऊपर ऐड करेगी, लेकिन ये फोर्स उसको सर्क्यूलर अंदाज में डिफ्लेक्ट कर देगी, यानी वो गोल घूमना शुरू कर देगा। ओके, जब वो गोल घूमना शुरू करेगा मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जब वो सर्क्यूलर अंदाज में घूमेगा तो वहाँ पर हमको सेंट्रीपिटल फोर्स लाना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो सर्क्यूलरली डिफ्लेक्ट हुआ, सर्क्यूलर पाथ में उसने अपने आप को मोड़ दिया है, या वो सर्क्यूलर मोशन कर, यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन कर रहा है, इसलिए वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी डेफिनेटली। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, हमको पता है उसका जो स्केलर फॉर्मूला होता है वो है mv²/r। तो ये मान लो कि इक्वेशन नंबर 2 है। ओके, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि हमारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में था, उस वक्त उसके ऊपर इतनी फोर्स ऐड करी, इस फोर्स की वजह से वो सर्क्यूलर अंदाज में डिफ्लेक्ट हो गया। उस सर्क्यूलर डिफ्लेक्शन की वजह से वो यूसीएम करना शुरू कर दिया, उसने यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन शुरू कर दिया, और उस यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन की वजह से उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज़ी कुव्वत जो है वो पैदा हो गई, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि पार्टिकल जो है, चार्ज पार्टिकल, वो एक है और उस पर एक्ट होने वाली ये दो अलग अलग फोर्सेस हैं, एक है मैग्नेटिक फोर्स और एक है सेंट्रीपिटल फोर्स। या इसका मतलब ये होगा कि उस पार्टिकल में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इट इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी आप उसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो मरकज़ी कुव्वत यहाँ पर मुहैया की जा रही है वो मैग्नेटिसी कुव्वत के रूप में दी जा रही है, या मैग्नेटिसी कुव्वत जो है वही मरकज़ी कुव्वत यहाँ पे बनेगी। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि Fc इज इक्वल टू Fm। ओके, यानी मरकज़ी कुव्वत और मैग्नेटिसी कुव्वत दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये दोनों फॉर्मूलों को हम यहाँ ला के रख सकते हैं, ये फॉर्मूले हो जाएंगे इक्वल इस तरह से, mv²/r इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक ये पूरा पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। चलो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप एक काम करो, इस r को उधर शिफ्ट कर लो, ये बन जाएगा m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू आर। ओके, जैसा आप देख रहे हो इस तरफ v है और इस तरफ ये v का स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा, और अगर ये दोनों कट गए तो ये हो जाएगा m इंटू वी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू आर। ओके, लेकिन आपको पता है कि m इंटू वी जो है मास इंटू वेलोसिटी यानी कमियत और रफ्तार का हासिल ज़रब जो होता है वो ख़ती मेयार हरकत होता है, लीनियर मोमेंटम, और आम तौर पर लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्मॉल p इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू आर। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला
ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर आप देखो कि Q और B जो है ये दोनों कांस्टेंट है, और अगर ये दोनों कांस्टेंट्स को यहाँ से हटा दिए जाए तो इक्वल टू और कांस्टेंट जब हट जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज़ प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जो चार्ज पार्टिकल है उसका लीनियर मोमेंटम जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ स्पायरल पाथ या सर्कुलर पाथ। ओके, तो ये एक रिज़ल्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ गया। चलो अब हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। वापस हम इस इक्वेशन पर आते हैं। ये मैंने लीनियर मोमेंटम का एक पॉइंट आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब हम दोबारा से इस फॉर्मूले पर आएंगे। अब देखो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में से हम m और r को उधर शिफ्ट कर देते। जब हम m और r को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये r उधर ऊपर जाएगा और ये m नीचे जाएगा। मतलब ये बनेगा q इंटू वी इंटू बी इंटू आर और अपॉन में आ जाएगा m। ओके, फिर से आप ये v से v का स्क्वायर कट कर दो, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू q इंटू बी इंटू आर, ओके, अपॉन में m। तो ये वाला हमारे पास एक सेकंड नंबर का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया कि वो जो चार्ज पार्टिकल है साइक्लोट्रॉन के अंदर जिसको इंट्रोड्यूस किए थे सेंटर पर, उसकी वेलोसिटी का फार्मूला ये रहेगा। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, जो फार्मूले मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब आप उनको याद करने की कोशिश करना, और अगर वो याद नहीं हुए तो एटलीस्ट आप ये फार्मूलों को याद रखो, इन पर से आप उनको डिराइव कर सकते हो। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द साइक्लोट्रॉन, उस साइक्लोट्रॉन के अंदर जो लीनियर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होगा Q इंटू बी इंटू आर अपॉन एम। यहाँ पर आप देखो कि Q कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है। अगर ये सारे कांस्टेंट हटा दिए जाएं इक्वल टू के साथ में तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि V इज़ प्रोपोर्शनल टू R। आप लोग देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे उसका सर्कल बढ़ेगा, उसका रेडियस बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ओके, यानी यहाँ पर ये फॉर्मूले से क्या चीज़ समझ में आ रही है कि जब वो पार्टिकल, वो जो चार्ज पार्टिकल है, जब वो छोटे सर्कल में था, छोटे रेडियस में, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कम रहेगी। फिर अगले राउंड में जब उसका रेडियस बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। फिर अगले राउंड में और रेडियस बढ़ेगा और वेलोसिटी बढ़ेगी। ऐसा करते करते जब वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रहेगा, लास्ट आखिरी सर्कल जब वो बनाएगा, उस वक्त उसका आर मैक्सिमम रहेगा, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम रहेगी। और यही तो हमारा काम था। यानी साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर हमने बनाए इसलिए थे कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी बढ़ने को ना, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है उस सर्कुलर पाथ के रेडियस के साथ में। ओके, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिला यहाँ पर। चलो और हम इस आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर मैं वापस इसी इक्वेशन पर आऊँगा। आप याद रखो जितने भी डेरिवेशन है वो सब इसी एक इक्वेशन पर से किए जा सकते हैं। एक बार फिर से यहाँ पर आप देखो कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अब आप इसमें एक काम करेंगे, सिर्फ आर को उधर शिफ्ट कर दो। अगर आपने सिर्फ आर को उधर शिफ्ट कर दिया तो ये हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू आर। ओके, अब एक काम कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला हमको मिला, इस फॉर्मूले में आप वापस m को शिफ्ट करो उधर। ये हो जाएगा v का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू आर, और जाहिर है अपॉन में आ जाएगा m। अब आप v के स्क्वायर से v को कट कर दो, ये बन गया v इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन m, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले भी किया था। ओके, मान लो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ओके, अब हमको यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो फॉर्मूला हमको मिला इक्वेशन 3 जो है, ये लीनियर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, और ये वो चार्ज पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन में है। जाहिर सी बात है, अगर वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, इसका मतलब उसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी होगी। वो एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। ओके, तो फिर v और ओमेगा में क्या ताल्लुक होता है? वो जो ताल्लुक है वो हमने ऑलरेडी पहले चैप्टर के अंदर, रोटेशनल डायनामिक्स का जो हमारा चैप्टर था, उसमें हमने वो रिलेशन डिराइव भी किया था। आप सबको याद आया होगा, हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा हुआ है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओके, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का ये रिलेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर हम ये रिलेशन को यूज़ करेंगे। अब जैसे मैं v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लूँगा तो v की ये जो वैल्यू है ओमेगा इंटू आर, वो मैं यहाँ रख सकता हूँ इक्वेशन 3 में। तो जैसे मैं v की ये वैल्यू इक्वेशन 3 में रखूँगा, इक्वेशन 3 कुछ ऐसी बन जाएगी,
ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन एम। ओके, अब जैसा आप देख रहे हो कि इधर भी आर है, इधर ऊपर भी आर है, तो ये आर से आर कट जाएगा और इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू इंटू बी अपॉन एम। आप लोग देखो, एक ख़ास चीज़ हमको यहाँ पर मिली और वो ख़ास बात ये है कि उस चार्ज पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये जो ओमेगा, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता, तो ये इस फॉर्मूले में आर नहीं है। ओके, इसके फॉर्मूले में आर गायब हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जो है वो रेडियस ऑफ पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, रेडियस ऑफ पाथ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर डिफ्लेक्शन। ओके, क्लियर। तो यहां पर ये एक चीज आ गई। यहां पर एक और बात हमको समझ में आ रही है और वो ये है कि ये जो ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्यू पर डिपेंड है, क्यू कांस्टेंट है, बी पर डिपेंड है, बी कांस्टेंट है, एम पर डिपेंड है, एम भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी साइक्लोट्रॉन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी जो होती है उस चार्ज पार्टिकल की, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो बदलती नहीं है। ओके, तो ये हमको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर मिला। ये आप याद रखो, एमसीक्यूज वगैरह में ये तमाम बातें पूछी जा सकती हैं। अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, ये जो ओमेगा है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टाइम पीरियड के अंदर। आप लोगों को पता है कि ओमेगा जो है उसका वक्त दौरान के साथ, उसका टाइम पीरियड के साथ में ये रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो ये रिलेशन हम यहाँ वापस ला सकते हैं। अगर हमने इसको यहाँ ला के रख दिया तो ये बन जाएगा 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू इंटू बी अपॉन एम। ओके, और अब ये जो चीज़ हमको मिली, आप एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एम अपॉन क्यू इंटू बी। और अब ये 2 पाई को उधर शिफ्ट कर लो, ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, आप देखो, ये जो फॉर्मूला है ये टाइम पीरियड ऑफ चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम पीरियड ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके, उस साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल हमने लिया है उसका टाइम पीरियड इतना रहेगा, इतने टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड कांस्टेंट है। इसके अंदर आप देख रहे हैं इसमें आर नहीं है। ओके, रेडियस जो है वो बदलने वाली चीज़ थी और इसके अंदर 2 पाई एम कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, इसका मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट है। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर वो चार्ज पार्टिकल चाहे छोटे वाले सर्कल में हो, चाहे बीच वाले सर्कल में हो, चाहे आउटर मोस्ट सर्कल में हो, कहीं पर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका टाइम पीरियड नहीं बदलेगा, उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। वो टाइम कांस्टेंट टाइम पीरियड के साथ में सोर्स में से निकलकर अलग अलग सर्कल कंप्लीट करते हुए बड़े से बड़े सर्कल में जाएगा और फिर उसी टाइम पीरियड के ज़रिए जो है वो आखिरी में विंडो से इजेक्ट होने वाला है। ओके, तो ये इतना आप यहाँ तक याद रखो। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट आपको को बता देता हूँ। इसमें आप देखो कि ये जो फॉर्मूला है इसका रियल में मीनिंग क्या है। आप देखो, अभी हम लोगों ने ये बात किए थे कि साइक्लोट्रॉन में एक डी ऐसा होता है और एक डी जो है ऐसा होता है। सपोज करो यहाँ चार्ज पार्टिकल है इस जगह पर, ये चार्ज पार्टिकल जब घूमकर ऐसा इस तरह का राउंड मार के जब ऐसे आएगा तो इसके लिए जो उसको टाइम लगा वो कैपिटल टी है और उसका ये फॉर्मूला है। ओके, इसका मतलब टाइम पीरियड का मतलब रहेगा जिसके अंदर वो एक राउंड, एक सर्कल पूरा कर लेगा। तो अगर हमको ये देखना है कि ये पार्टिकल जो है यहाँ से निकला लेकिन यहाँ तक ही पहुँचा, या पहुँचा तो वो वापस यहाँ पर इधर भी आएगा, क्योंकि वो हमको मालूम है कि वो जो डीज हैं दोनों भी, उनकी पोलैरिटी बदलने वाली है। ओके, लेकिन हमको ये देखना है कि मान लो वो ये वाले डी से निकल कर ये डी तक आता है, यानी हाफ पाथ का मामला। तो अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि जो चार्ज पार्टिकल है वो डी नंबर 1 से डी नंबर 2 में गया तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, तो डेफिनेट बात है कि उसको ये लगने वाले पूरे ओवरऑल टाइम से आधा टाइम लगेगा। अगर मैं ये सपोज करूँ कि यहाँ से यहाँ तक, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उसको जाने के लिए मान लो स्मॉल टी टाइम लगा, ओके, सिर्फ जाने में, तो स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो कैपिटल टी बाय 2 होना चाहिए। ओके, हाफ टाइम, क्योंकि
पूरा ओवरऑल वापस आने के लिए उसको कैपिटल टी टाइम लगा था। तो इस तरह से स्मॉल टी का फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल टी अपॉन 2। जब आप इस नंबर के अपॉन में 2 लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो फॉर्मूला आपको मिलेगा पाई एम अपॉन क्यू इंटू बी। आप लोग याद रखो, ये फॉर्मूला भी एक बार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये एमसीक्यू में पूछा गया था। ओके, ये जो फार्मूला जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये ऑलरेडी एक बार बोर्ड के एक पेपर में जो है 12वीं के मतलब 12th बोर्ड के पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उसको एक डी से दूसरे डी में जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो एक डी से दूसरे डी में जाने के लिए उसको टाइम लगेगा पाई एम अपॉन क्यू बी, और अगर साइक्लोट्रॉन का टाइम पीरियड अगर पूछते हैं तो उसका फॉर्मूला ये रहेगा 2 पाई एम क्यू इंटू बी के बराबर। ओके, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है साइक्लोट्रॉन का वो कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज़ जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है इस जगह पर। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेन कंसेप्ट है यहाँ पर वो है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, यानी मरकज़ी क़ुव्वत और मैग्नेटिसी क़ुव्वत इक्वल होती है, होना चाहिए होती है साइक्लोट्रॉन के अंदर। तो अब इनके फॉर्मूले ले लेते हैं। ये फॉर्मूले आ जाएंगे mv² बाय आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू वी इंटू बी। ओके, अब एक काम करो, सिर्फ R को उधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा m इंटू वी स्क्र इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू आर। ओके, अब एक काम करते हैं, दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 से। तो जब मैं दोनों साइड को 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू, इधर भी मुझे 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा Q इंटू वी इंटू बी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। ओके, 1/2 से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आप गौर से देखो, हाफ mv² ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी जगह पर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ले सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी को हम यूजुअली ई सफिक्स के से डिनोट करते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो उसको काइनेटिक एनर्जी को ऐसा भी लिख सकते हो, के काइनेटिक एनर्जी। ओके, बहरहाल ये वाला जो पार्ट है काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया, Q इंटू वी इंटू बी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो फार्मूला आपको मिला ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और ये फार्मूला बता रहा है कि वो जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी V पर भी डिपेंड करेगी और R पर भी डिपेंड करेगी। ओके, दोनों लोगों पर डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पर भी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ पर भी। तो इस तरीके से जब ये पार्टिकल जो है जब ये पार्टिकल यहाँ से मतलब इसमें से जब निकलेगा तो उसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको हम मॉडिफाई किस तरह से करेंगे तो उसको आप एक बार फिर से शॉर्ट में जो है एक बार समझ लो। मैं ये फॉर्मूले को यहाँ पहले ऊपर लिख देता हूँ ताकि डेरिवेशन में फिर ये हमारे लिए आसानी रहे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी इंटू बी इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। ओके, आप लोग देखो इस फॉर्मूले में से, क्योंकि V और R दो वेरिएबल हैं, V भी बदलने वाली चीज़ है, R भी बदलने वाली चीज़ है, तो इसलिए हम दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल में अगर हमको इसको कन्वर्ट करना हो तो हम इसको कैसे करेंगे। तो आप लोग देखो, हम लोगों ने बेसिक फार्मूला लिया था कि मरकज़ी क़ुव्वत इज इक्वल टू मैग्नेटिसी क़ुव्वत। ओके, इसमें से ये V का स्क्वायर कट जाएगा। अब आप M और R को उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू Q इंटू बी इंटू आर अपॉन M। आप V की ये कीमत उठाकर वहाँ रख दो। ओके, यानी हमारा आइडिया एकदम सिंपल है। सिंपल वे में ये जो V की जो वैल्यू है इसको उठाकर वहाँ रखेंगे। जब हम इसको ऊपर रखने वाले हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू बी इंटू आर बाई 2 इंटू वी ऊपर ही है तो V की जगह पर ये ले सकते हैं, यह आ जाएगा Q इंटू बी इंटू आर अपॉन M। ओके, मैंने क्या किया, ये जो ऊपर ये जो V था मैंने उसको V को मल्टीप्लाई के रूप में ले लिया और फिर बाद में V की वैल्यू रख दिया। चलो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एक आसान सी चीज़ मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू क्यू मतलब Q का स्क्वायर, B इंटू बी मतलब B का स्क्वायर, R इंटू आर R का स्क्वायर अपॉन 2 है और M है, इसका मतलब अपॉन में आ गया 2M। तो आप लोग देखो यहाँ पर मैंने ये वाला जो फॉर्मूला था ऊपर वाला, इस फॉर्मूले में V और R दो वेरिएबल थे। ओके, दोनों भी बदलने वाले लोग थे,
तो उन दोनों को में से v को हटाकर मैंने सिर्फ r में कन्वर्ट किया, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर है और वो वेरिएबल का नाम r है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फॉर्मूला जो है ये हमको सिर्फ एक वेरिएबल रेडियस ऑफ सर्कुलर डिफ्लेक्शन जो है उसके रूप में हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता रहा है। और इसमें अगर हम गौर करें क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर एम ये सारे लोग कांस्टेंट अगर इक्वल टू के साथ में अगर हटा दें तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आप देखो कि जब साइक्लोट्रॉन के अंदर यानी साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर जो होता है तो उसमें अगर हम उसमें जो चार्ज पार्टिकल जो होता है तो उस पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कैसे, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन, सर्कुलर डिफ्लेक्शन से। ओके, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक कि तमाम जो चीज़ें अभी हुई ये सब आपको समझ में आई होंगी और आपने ये पूरा बहुत अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया होगा। ओके, यहाँ पर हमारा साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का जो पार्ट है वो अब पूरी तरह से जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ अगर इसमें आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं और अपनी डिफ़िकल्टीज़ जो है वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।